Sangeeta ma'am, if you can give me screen sharing. I need screen sharing rights. Okay. मीनवाइल हम शुरू करते हैं बेटा. हम आज यूनिट 3 चैप्टर 3 में जो पोम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. बहुत ही सुंदर पोम है और बहुत पॉपुलर पोएम है, बहुत मशहूर कविता है. बल्कि इसकी कुछ पंक्तियां जवाहरलाल नेहरू जी की डायरी में भी लिखी मिली थी, तो वो भी इस कविता से बहुत प्रेरणा लेते थे. तो बिफोर वी स्टार्ट, these are some basic questions. कि आप कहीं बाहर जाते हैं पिकनिक पे, तो आप किसके साथ जाते हैं? परिवार के साथ जाते हैं, क्लासमेट्स के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और आप जहाँ पिकनिक पे जाते हैं वो क्या सोचकर जगह सिलेक्ट करते हैं? Why did you select that picnic spot? वहाँ पे धूप अच्छी आती है, मौसम अच्छा रहता है, चारों तरफ हरियाली है. क्या कारण, किस कारण से आपने वो पिकनिक स्पॉट चूज किया? वहाँ पे बहुत मशहूर कुछ बहुत फेमस कुछ वहाँ पे पॉइंट्स हैं, कुछ जगह हैं, मशहूर जगह हैं जहाँ पे, तो कुछ हम किस कारण से हमने पिकनिक स्पॉट हम सिलेक्ट करते हैं. जैसे हम सर्दियों में जाते हैं तो हम ऐसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ खुला हो, धूप हो. हम गर्मियों में जाते हैं तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ छाया हो, जहाँ ठंडी शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब अवेलेबल हो. तो किस बेसिस पे आप एक पिकनिक स्पॉट सिलेक्ट करते हैं, किसके साथ जाते हैं, और वहां जाकर आप क्या गेम्स खेलते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या मस्ती करते हैं, और जब आप घर आते हैं एक अच्छी पिकनिक के बाद तो आप क्या भावना लेके घर आते हैं? व्हाट फीलिंग, व्हाट डू यू फील व्हेन इट इज टाइम टू रिटर्न होम? जब घर वापस जाने का समय होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? हमारी जो कविता है वो भी कुछ ऐसी ही है. तो पहले हम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये एक अमेरिकन पोएट है एंड बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने कविताएं लिखी हैं. और ये जो कविता है, ही राइट्स इट एज अ ट्रैवलर, कि वो कहीं घोड़े पे जा रहे हैं और उसके बारे में ये कविता है. ओके. ठीक है, हम एक एक लाइन अब इसकी पढ़ते हैं. वॉल्यूम ओके. आप देख रहे हैं ये इमेज, जो हमारा नरेटर है पोम का, कविता का. ठीक है, ये जो घोड़े पे बैठे हुए इंसान, ये हमारी कविता का निवेदक है. Whose woods are these are, I think I know. तो वो किसी आ, उससे गुजर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक एरिया देखा.
निकलते वक्त उनको बहुत सुंदर दृश्य लगा, तो कहते मुझे पता है ये वुड्स किसके हैं, ये इनका मालिक कौन है। His house is in the village though, लेकिन वो गांव में रहते हैं, वो यहाँ आसपास नहीं रहते। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो क्योंकि वो दूर रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, वो मैं उनके वुड्स में रुक भी गया तो उनको नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ कि कैसे उनके जो फॉरेस्ट है, जो वुड है, जो जगह है, उसमें कैसे बर्फ पड़ रही है। तो कहते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है, इसको मैं खड़ा होकर यहाँ निहार रहा हूँ। और जिसका ये है, जिसकी जगह है, वो गांव में रहता है, तो उसको नहीं पता कि मैं यहाँ पे उसके जगह में खड़े होके ये सुंदर दृश्य देख रहा हूँ। ठीक है, तो वेयर हैज द पोएट स्टॉप्ड, कहाँ रुके हैं कवि? He has stopped by the woods, right? He has stopped by the woods. क्यों रुके हैं? क्योंकि उनको एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला, राइट? तो वुड्स क्या होता है? वो एरिया होता है जिसमें खूब सारे पेड़ लगे होते हैं। मतलब एक जंगल बहुत बड़ा होता है, फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, वुड्स एक छोटा सा एरिया होता है जिसमें खूब सारे पेड़ लगे होते हैं, तो दैट इज वुड्स। तो द पोएट हैज स्टॉप्ड बाय द woods. And what season of the year is described here? इस कविता में कौन सा मौसम चल रहा है? It is snowing, बर्फ पड़ रही है, तो इसका मतलब सर्दी के मौसम की बात हो रही है, राइट? सो इट इज द विंटर सीजन, ठीक? एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे? टाइम ऑफ द डे हमें आगे पता चलेगा। My little horse must think it queer, क्योंकि मेरे घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा होगा, to stop without a farmhouse near. घोड़ा सोच रहा है कि यहाँ तो कोई फार्म हाउस नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, हम यहाँ पे क्यों रुके हैं? Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. इसको लग रहा है कि यहाँ तो जंगल है और एक तरफ फ्रोजन लेक है जिसमें बर्फ जमी हुई है, और डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इतना अंधेरा हो रहा है चारों तरफ, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ना यहाँ कोई बिल्डिंग है, ना यहाँ कोई लोग है, ना यहाँ कहीं बैठने की जगह है। तो वो कहते हैं मेरा घोड़ा सोच रहा होगा कि ये बड़ी अजीब बात है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? तो व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? इट इज इवनिंग, राइट? और डार्केस्ट इवनिंग होती है विंटर्स में, राइट? जब दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। राइट? He gives his harness bells a shake. वो अपनी हार्नेस बेल्स को अपना सर हिलाता है।
क्यों हिलाता है? व्हाट इज हार्नेस बेल्स? जो घोड़े के गले में ये जो घुंघरू बंधे होते हैं, ये उनको घोड़ा ऐसे अपनी गर्दन हिलाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, हम यहाँ क्यों रुके हैं, राइट? दीज आर हार्नेस बेल्स। ये आप देख रहे हैं घोड़े की गर्दन में, लोग अपने जानवरों के गर्दन में इस तरह क्या वो बांधते हैं, ठीक है? He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. अब घोड़ा बोल तो सकता नहीं है, तो वो अपनी गले की घंटियां ऐसे बजा के, ऐसा लग रहा है नरेटर को कि वो पूछ रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हम यहाँ क्यों रुके हैं? The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. कहते इतनी शांति, इतना सन्नाटा है चारों तरफ, सिर्फ एक और आवाज आ रही है कि जो धीरे धीरे जो हवा चल रही है, जो विंड चल रही है, उसकी आवाज आ रही है और स्नो गिरने की। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही धीमी ये आवाजें हैं, इनके अलावा चारों तरफ सन्नाटा है। तो घोड़ा भी पूछ रहा है कि हम यहाँ इस सन्नाटे में, जहाँ ना कोई है, ना कुछ काम है, ना कुछ करने को है, ना कोई मिलने को है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? Right? Now the question is, list the sounds mentioned in the poem. The sounds that are mentioned in the poem are the sweep of easy wind and the falling of the downy flake. These are the two sounds that are mentioned in the poem. ठीक है? ये जो लास्ट वाला स्टैंजा है, ये नेहरू जी की डायरी में लिखा मिला था। जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी डायरी में ये एक स्टैंजा लिखा हुआ था। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि ये दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ काम करना है। मैं थोड़ी देर तो खड़ा होके ये सुंदर दृश्य को निहार सकता हूँ, राइट? लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा समय नहीं बिता सकता। The woods are lovely, dark and deep. इसका मतलब कि मेरा बहुत मन है कि मैं शांति से यहाँ थोड़ी देर बैठूं, थोड़ा समय बिताऊं। तो रेस्ट एंड ब्रेक फ्रॉम responsibilities, right? Okay. लेकिन वो कहते हैं बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। प्रोमिसेस मतलब जिम्मेदारी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मुझे बहुत कुछ इस जिंदगी में अपने लिए करना है, अपने परिवार वालों के लिए करना है, और मुझे बहुत से काम करने हैं। मेरी ड्यूटीज हैं, मेरे गोल्स हैं, मेरी कमिटमेंट्स हैं। मैं उनसे नहीं भाग सकता। जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मुझे पूरी
करनी है। तो बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। वो प्रोमिसेस क्या है? जो खुद से की है कि मुझे ये सब जिंदगी में करना है, जो अपने परिवार वालों से की है कि मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं आपके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां मैं आपके लिए निभाऊंगा, समाज के लिए जो प्रोमिसेस हैं, जो हमारा समाज की तरफ कर्तव्य बनता है, तो हम सब के बहुत सारे, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस वी मेक टू आवरसेल्व्स, टू पीपल अराउंड अस एंड टू society and country at large. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मुझे जिंदगी में अचीव करना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मेरी मंजिल अभी दूर है। Right? So there is, the author says he has lots of responsibilities, कि ये जगह बहुत सुंदर है, मेरा बड़ा मन है यहाँ बैठ के मैं आराम करूं थोड़ी देर के लिए, अपनी दुनिया और अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाऊं, लेकिन मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे पास यही समय है और मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता। राइट? और वो बार बार ये लाइन रिपीट क्यों करी गई है? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, क्यों रिपीट की गई है? एम्फिसिस के लिए, जब हम किसी बात पे दबाव डालते हैं, अपनी बात पे दबाव डालने के लिए हम उसको रिपीट करते हैं। राइट? सो यू रिपीट समथिंग फॉर एम्फिसिस। जब हमें किसी चीज पे एम्फसाइज करना होता है तो हम उसको बार बार कहते हैं। तो ये दिखाने के लिए कि ये दृश्य बहुत सुंदर है, ये जगह बहुत सुंदर है और मेरा बड़ा मन है कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ा समय गुजारूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबको एक नपा तुला समय मिला है, उसी में हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। राइट? सो दैट इज द लेसन इन द पोम, कि हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम एंजॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन हमें समय का भी एहसास होना चाहिए। एक बार नए वर्ड्स देख लेते हैं इस पोम में से, कौन कौन से हैं। कुछ नए शब्द हैं इस कविता में। वुड्स, वुड्स माने फॉरेस्ट, जंगल, विलेज, विलेज माने शहर, छोटा छोटा कस्बा,
शहर में छोटा कस्बा, गांव। क्वेयर, क्वेयर माने अजीब, अनयूजुअल, अनहो, जो चीज समझ ना आए, जो आमतौर से नहीं होती, आपको लगता है ये तो बहुत अजीब है, ये तो बहुत ही अलग किस्म की चीज है जो समझ के बाहर है, उसको आप कहते हो स्ट्रेंज, क्वियर, राइट। फार्म हाउस, फार्म हाउस जो फार्म पे लोग घर बना लेते हैं, वहां पे पशु रखते हैं, फल सब्जियां उगाते हैं, उसको फार्म हाउस कहते हैं। बेसिकली हाउस ऑन अ फार्म, वो घर जो खेतों के बीच में किसान ने बनाया हो, उसको फार्म हाउस कहते हैं। क्योंकि वो खुले एरिया से जा रहा था घोड़ा, चारों तरफ फार्म्स थे, चारों तरफ हरियाली थी, और कोई गांव शहर दूर दूर तक नहीं था, तो इसलिए वो पोएट कहता है कि यहाँ पे तो फार्म हाउस भी नहीं है, राइट। फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमा हुआ। जब बर्फ, ठंडे इलाकों में बर्फ गिरती है, फिर वो बर्फ जम जाती है, तो उसको कहते हैं फ्रोजन। आपको एक बार इमेज दिखा देती हूँ फ्रोजन की। कहते हैं ना फ्रोजन लेक, ये है फ्रोजन लेक। इतना ठंडा होता है कि लेक में बर्फ जम जाती है। ये भी एक फ्रोजन लेक है, आप देखो लेक के ऊपर ये चल रही है, ठंड से वो जो लेक है वो जम चुकी है, तो फ्रोजन लेक का भी जिक्र कविता में आया है। हार्नेस, हार्नेस मैंने आपको दिखाया, नहीं हार्नेस बेल्स मैंने आपको दिखाया। हार्नेस होता है जो लगाम घोड़े को लगाई जाती है, जिससे उसको पकड़ने में, चलाने में, डायरेक्शन देने में आसानी होती है, वो होता है हार्नेस। बेल्स, ये मैंने आपको फोटो दिखाई थी, वो घंटी जो घोड़े के गले में बंधी हुई थी, दूसरे जानवरों के गले में भी लोग बांध देते हैं। शेक, शेक माने हिलाना। वो कहते हैं कि जब मैं वहां पे रुका ऐसे खुले जंगल में, तो मेरे घोड़े को लगा कुछ गड़बड़ है, तो उसने ऐसे अपनी गर्दन हिलाई मुझसे पूछने के लिए कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। He gave his bells a, harness bells a shake. Mistake, mistake माने गलती, चूक। Sweep, sweep माने सकेरना, झाड़ू लगाना, that is sweep. Wind, wind हो गया हवा, बेसिकली मूविंग एयर, जब हवा में मूवमेंट होती है तो दैट इज विंड। ठीक है। फ्लेक, फ्लेक होता है स्नो का छोटा सा टुकड़ा। जब एक, जैसे बारिश की बूंद होती है ना, ऐसे ही बर्फ का टुकड़ा होता है फ्लेक, फ्लेक ऑफ स्नो। तो जब बर्फ गिरती है तो छोटी छोटी जो गिरती है वो, उसको फ्लेक कहते हैं। इस तरह की कुछ होती है स्नोफ्लेक, जिससे ओस होती है, जैसे बारिश की बूंद होती है, ऐसे स्नोफ्लेक होती है, ऐसे लगती है। ठीक है, ओके। लवली, लवली माने सुंदर, प्यारा, आकर्षक, दैट इज लवली। डार्क, अंधेरा, जहां पे रोशनी ना हो, ऑपोजिट ऑफ लाइट इज डार्क, है ना।
डीप, डीप माने गहरा। The woods are lovely, dark and deep. माने दूर दूर तक बहुत ही सुंदर वुड्स हैं। The woods are lovely मतलब बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं। The woods are lovely, dark and deep. चारों तरफ अंधेरा है और बहुत ही दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती है वहां तक वुड्स ही वुड्स है। वहां पे ऐसा लगता है जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ हैं। प्रोमिसेस, यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब है शर्त नहीं, प्रॉमिस का मतलब है वादे, प्रॉमिस का मतलब है जिम्मेदारियां, जो आपके जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी है, वो काम जो आपको पूरे करने हैं। That is called promises in the poem. Promises means responsibilities that you, things that you have to do, वचन। ठीक है। माइल्स माने दूर दूर तक, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वो माप नहीं रहा है कि मुझे कितनी दूर जाना है। उनका मतलब है कि बहुत कुछ करना है अभी जिंदगी में, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो मेरे पास अभी रुकने का समय नहीं है मेरा। तो ये फिजिकली रुकने की तो बात हो ही रही है, लेकिन वो एक इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि रुकने का मतलब है आराम करना, चैन से थोड़ी देर बैठना। वो कहते मुझे चैन से बैठना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे बहुत कुछ जिंदगी में करना है, इसलिए मुझे जाना होगा। इसलिए वो कहते हैं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मुझे अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप का मतलब सिर्फ सोने से नहीं है, यहाँ पे स्लीप का मतलब है डेथ। स्लीप का मतलब है रेस्ट, रेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेथ, कि जब जिंदगी खत्म हो जाती है, जब आदमी फाइनली सो जाता है हमेशा के लिए, ये उस स्लीप से मतलब है। ये स्लीप सोने से नहीं है, ये स्लीप है आखिरी वाली लंबी वाली स्लीप से मतलब है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सब कुछ खत्म होने से पहले मुझे बहुत कुछ जिंदगी में करना है। जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले मुझे बहुत कुछ यहाँ पे करना है। मेरी प्रॉमिसेस हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। इवनिंग, शाम का समय है, कविता में संध्या काल है, लेकिन ये जिंदगी के संध्या काल की भी बात कर रहा है कवि। वो कह रहा है कि जो इवनिंग है उसका मतलब है जिंदगी, जिंदगी की शाम। दिन की शाम तो है ही, लेकिन वो जिंदगी की शाम की भी बात कर रहे हैं। और शाम के बाद क्या आता है? रात। रात पे आदमी सो जाता है, तो जब जिंदगी की शाम आती है, जिंदगी खत्म होने लगती है, तो रात का मतलब है मौत, अंधेरा, यहाँ से टाटा बाय बाय। तो उसको रेस्ट कहा गया है, उसको स्लीप कहा गया है, राइट। स्टॉप मतलब रुकना, पॉज करना, थांबा, राइट। तो ये कुछ नए शब्द हैं जो कविता में थे। अब हमें कविता समझ में आ गई है। Why does the traveler have to leave the lovely woods? The traveler has to leave the lovely woods because he has responsibilities. उसके पास जिम्मेदारियां हैं जो उसको पूरी करनी है, इसलिए बहुत ही सुंदर वुड्स होने के बावजूद भी उसको वहां से जाना होगा। उसका मन नहीं है, लेकिन उसको वहां से जाना होगा। क्वेश्चंस कर लेते हैं पोम के। Put a tick mark in front of the true statement and mark X in front of the false statement. तो जो वाक्य सही है उसके आगे आप टिक लगा सकते हैं, और जो वाक्य गलत है उसको आप क्रॉस कर सकते हैं।
ठीक है। The speaker stops to watch rain falling from the trees. कवि रुक कर बारिश देख रहा है। ये गलत है। कविता में किसी भी बारिश का वर्णन नहीं है। जो स्पीकर है, जो नरेटर है, जो पोएट है, वो स्नो और वुड्स को देखकर रुका है, बारिश को देखकर नहीं रुका। तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। द ओनर ऑफ द वुड्स इज नोन टू द स्पीकर। तो जो स्पीकर है वो उन वुड्स के मालिक को जानते हैं। ये सही है, क्योंकि वो कविता में कहते हैं whose woods these are, I think I know। कहते हैं मुझे पता है, शायद मुझे आइडिया है कि ये वुड्स किसके हैं। सो दैट मीन्स यस, द ओनर ऑफ द वुड्स इज नोन टू द स्पीकर। ये करेक्ट है। यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। द हॉर्स इज वरीड अबाउट द कोल्ड एंड वॉन्ट्स टू कीप गोइंग। घोड़े को अजीब लग रहा है क्योंकि चारों तरफ बहुत ठंड है और घोड़ा चाहता है कि हम चलते रहें ताकि हम कहीं किसी घर में, किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हमें ठंड से बचाव हो, क्योंकि ये तो पूरा खुला इलाका है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये सच है, क्योंकि यहाँ पे कवि कहते हैं ना, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। हॉर्स को लग रहा है कि चारों तरफ बहुत ठंड है, कोई फार्म हाउस नहीं है, हम यहाँ क्यों रुके हैं। और वो अपने गले की घंटी भी बजाता है पूछने के लिए कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ गलती हुई है, यहाँ तो रुकने का मुझे कोई मतलब नहीं दिखता। तो ये सही है। The horse is worried about the cold and wants to keep going। The speaker doesn't emphasize upon the beauty of the woods he is passing through। जिस जंगल से निकल रहा है कवि, उसकी सुंदरता का वो वर्णन नहीं करता। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर वुड्स की सुंदरता का वर्णन करता है। He says the woods are lovely, dark and deep। ठीक है, तो ये जो फोर्थ सेंटेंस है ये गलत है। Find out line or lines from the poem as a proof for the following explanation। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है और कविता से आपको वो लाइन निकालनी है जिसका ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। There is no one to catch the speaker trespassing। आसपास कोई भी नहीं है जो ये देख सके कि जो कवि है वो किसी और के इलाके में खड़ा है। ठीक है, ये है ये वाली लाइन। He says, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow। है ना। तो कहते हैं कि जिसका ये जगह है वो गांव में रहता है, तो वो मुझे नहीं देखेगा यहाँ पर खड़े होते हुए। राइट। The little horse draws his master's attention। घोड़ा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है कि हम यहाँ क्यों रुके हैं, आप क्या सोच रहे हैं। कैसे करता है।
He gives his harness bells a shake. बोल तो सकता नहीं है घोड़ा, तो वो अपना गर्दन हिला के अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है. The horse seems anxious to keep going. घोड़ा चाहता है कि वो और जो नरेटर है वो चलते रहे, वो ना रुके. ये हमें किस लाइन से पता चलता है? वो कहते हैं टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. घोड़े को लगता है कि यहाँ पे रुकने का कोई कारण नहीं है. इसका मतलब घोड़ा चाहता है कि वो चलते रहें ताकि वो किसी छाया की जगह पहुंच सके. The speaker prefers to stay but is forced to move forward. तो जो नरेटर है वो चाहता है कि उसका बड़ा मन है कि वो थोड़ा और समय वहां पे गुजारे, लेकिन उसको मजबूरी में जाना पड़ रहा है. है ना? ये सच है. इसका प्रूफ है कि he says but I have promises to keep. कहते बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और मुझे जाना होगा. The poet is set in the bygone era. कि जो the poem is set in the bygone era. तो ये जो कविता है ये बहुत ही पुराने उसमें सेट है. राइट? बहुत ही पुराने उसमें सेट है. ये हमें कैसे पता? क्योंकि घुड़सवारी कर रहा है. पहले लोग घोड़े से इधर उधर जाते थे. उससे हमें पता चलता है कि ये एक पुरानी सेटिंग में कविता है. ठीक है? क्योंकि घोड़े से नरेटर जा रहा है, उससे हमें पता चलता है that the poem is set in the bygone era. Okay. The poem is believed to have a reference to the poet's life itself. What could it signify? तो जैसे मैंने कहा इस कविता में सिंबलिज्म है. सिंबलिज्म, प्रतीकात्मा. ठीक है, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है इस कविता में. क्या प्रतीक है? द स्पीकर्स जर्नी. जर्नी है जिंदगी, लाइफ. कहते हैं ना जिंदगी एक सफर, तो जर्नी इज लाइफ. स्नोई इवनिंग. स्नोई इवनिंग इज स्लीप. स्लीप इज डेथ. एक बार फाइनली सो जाना. प्रोमिसेस. प्रोमिसेस माने जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. The woods are lovely, dark and deep. ये है everlasting peace. शांति, आराम. स्नोई इवनिंग. स्नोई इवनिंग का सिंबलिज्म है, प्रतीक है ओल्ड एज, जिंदगी की शाम, जब शरीर में वो जान नहीं रही, वो ताकत नहीं रही और उम्र ढलने लगी है. तो स्नोई इवनिंग इज अ सिंबल ऑफ ओल्ड एज. ठीक है? राइम स्कीम एक बार देख लेते हैं. स्टैंजा 1 की क्या है? नो, दो, हियर, स्नो. तो हो जाएगी ए बी ए. ए बी ए, ये सही है.
स्टैंजा 2 की देख लेते हैं। क्वियर नियर लेक ईयर, ये भी BB CB, ये भी सही है। स्टैंजा 3 की देख लेते हैं। शेक मिस्टेक स्वीप फ्लेक, इसका भी सेम होगा। CCDC। और स्टैंजा 4 का क्या है? स्टैंजा 4 देख लेते हैं। डीप कीप स्लीप स्लीप, तो स्टैंजा 4 की राइमिंग स्कीम है डी 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 डी। इसमें सारे वर्ड्स राइमिंग है, तो इसकी राइम स्कीम है डी 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 डी। डीप कीप स्लीप स्लीप। ठीक है, तीनों सही हैं, ये तीनों राइम स्कीम सही है। जो फोर्थ वाला है वो डी 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 है राइम स्कीम। ठीक है, नाउ गिव योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। कविता में आपने देखा राइमिंग वर्ड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। स्लीप कीप राइमिंग है, स्लीप कीप डीप राइमिंग है, स्वीप डीप राइमिंग है, मिस्टेक शेक राइमिंग है, मिस्टेक फ्लेक राइमिंग है। तो इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। हाउस, वुड्स, इजी, आप इनके राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, now match the lines of the poem with their figures of speech. ये कुछ figures of speech है जिनके राइट में alliteration। alliteration is जब एक अल्फाबेट रिपीट होता है, इसमें जैसे I रिपीट हो रहा है। The woods these, whose woods these are, I think I know, this is alliteration। repetition, जब एक लाइन रिपीट करते हैं आप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। The little horse must think it queer, यहाँ पे घोड़े को पर्सोनिफाई कर किया गया है एज अ पर्सन, राइट। एंड इन्वर्जन इज द वुड्स आर लवली डार्क एंड deep। The meaning of, match the words given in group A with the meaning in group B। Mistake, mistake माने error, downy flakes माने snow, woods माने जंगल, queer माने strange, और ice माने snow। ठीक है, आप यहाँ स्नो ऐड कर सकते हैं। ये कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो आप विंड, कोल्ड विंड हो सकता है, हार्श विंड हो सकता है, इवनिंग ब्राइट इवनिंग हो सकती है, चर्पी इवनिंग हो सकती है, लोनली इवनिंग हो सकती है, डार्केस्ट इवनिंग हो सकती है। तो आप एडजेक्टिव्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कुछ MCQs कर लेते हैं इस कविता को लेके, वो हमें कविता समझने में हमें हेल्प मिलेगी। Who is the speaker in the poem Stopping by the Woods? तो कौन बोल रहा है ये कविता? जो कविता का नरेटर है वो नरेटर कौन है?
ट्रैवलर है, पोएट है, फार्मर है या हंटर है? वो एक ट्रैवलर है. What time of the day is it in the poem? मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है या मिडनाइट है? मिडनाइट आधी रात तो नहीं है, इट इज इवनिंग, है ना. धीरे धीरे दिन ढल रहा है और अंधेरा बढ़ रहा है. सो द टाइम ऑफ द डे इन द पोम इज इवनिंग. Why does the speaker stop by the woods? क्यों रुकता है वहां पे? To rest, to admire the beauty of the snow, to meet someone, or to feed the horse? He says he stops by the wood to admire the beauty of the snow. उनको बहुत ही सुंदर दृश्य लगा तो वो रुक कर उसे देखने लगे. Who does the speaker think owns the woods? वो एक नेबर, एक पड़ोसी है उनका, वो उस जगह के मालिक हैं. What does the horse do when the speaker stops by the woods? जब वहां पे रुकते हैं तो घोड़ा क्या करता है? ने करता है, आवाज निकालता है, अपना सर हिलाता है, अपनी बेल्स हिलाता है या वहां से भाग जाता है? He shakes his harness bells, right? He shakes his harness bells. तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप इनको रिवीजन के लिए कर सकते हैं. मैं आपको जरा ये क्लैरिफाई कर देती हूँ. इसमें द लिटिल हॉर्स, ये क्वेश्चन 6, द लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, ये पर्सोनिफिकेशन है. इसमें हमने घोड़े को पर्सन बनाया है ना. तो और रेपिटेशन, किसी चीज को रिपीट करना. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रेपिटेशन है. एलिट्रेशन है जब सेम अल्फाबेट से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो एलिट्रेशन ये है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, पहला वाला नहीं है, वो भी हो सकता है, उसमें भी आई का रेपिटेशन है. दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से हम इसको एलिट्रेशन रखेंगे क्योंकि ये इन्वर्जन है. इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया गया है. whose woods these are, I think I know. नहीं तो हम कैसे बोलते हैं? I think I know whose woods these are. इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया, वाक्य का निर्माण बदल दिया, और आई थिंक आई नो उन्होंने बाद में लगा दिया पहले बोलने के बजाय. आई थिंक आई नो whose woods these are बोलने के बजाय उन्होंने बोला whose woods these are, I think I know. तो ये इन्वर्जन हो गया क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर बदला है सेंटेंस का. ठीक है बेटा, क्लास के बाद आपके साथ ये रिसोर्स शेयर कर दिया जाएगा. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं रिवीजन के लिए और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जितने भी नई शब्दावली है वो भी आपको इस रिसोर्स में मिलेगी. और आपके जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इन सब के भी जवाब आपको इसमें मिलेंगे. ठीक है बेटा, तो आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कर सकते हैं. क्वेश्चन 1 to 8 आपका होमवर्क है बेटा. ठीक है, आई होप आपको ये पोम पसंद आई हो. बहुत सुंदर, बहुत प्यारी पोम है. इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा और क्लास के बाद आप रिसोर्स से रिवाइज कर सकते हैं. ऑल राइट बेटा, बाय.